चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस रेलवे रक्षक बैच में जो कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस क्लास को हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। हमारे साथ में बहुत सारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ नाम पढ़ पा रहा हूं, मंजू और अर्शदीप, आशीष सिंह, जेके, रीता, आपका हिमानी, है ना, त्यागी जी, सरिता, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, बहुत बढ़िया, क्या नाम रखते हो यार आप लोग, है ना। आप सभी साथी जुड़े हुए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस तीसरे डेमो की। कुछ बातें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की जो आज तीसरी डेमो है ना, ध्यान रखिएगा। इस डेमो में आपने देख लिया होगा कि कौन कौन शिक्षक किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला है और क्या उनका रूटीन रहने वाला है। ठीक है, यहां पर मैं आपको पुनः बता देता हूं कि आप सभी ऐसे तो क्लास ले ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी सुबह 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लासेस चलती है मेरे साथियों, है ना। सुबह कितनी बजे? 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लासेस आकाश सर के द्वारा ली जाती है। वहीं पर रीजनिंग की क्लासेस सुबह 10 बजे आपके राहुल सर लेते हैं और 11 बजे मैं आपके साथ में प्रतिदिन इकोनॉमिक्स के साथ में जुड़ता हूं। वहीं पर 12 बजे अरुण सर ज्योग्राफी की शानदार क्लासेस लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। वहीं हिस्ट्री की क्लासेस, अभी फिलहाल हिस्ट्री चल रहा है, शाम को 4 बजे मैडम पारुल मैम आपके साथ में हिस्ट्री की क्लासेस साझा करेगी। वहीं पर धर्मेंद्र सर आपको रात को 8 बजे जो है फिजिक्स की क्लासेस का अभी आनंद दे रहे होंगे और आप लोग खूब मजे कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में साइंस की क्लासेस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री चलेगी, आपको पता ही है। और मैडम का जैसे ही सिलेबस खत्म होगा पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो जाएगी। रेल रक्षक बैच में कौन कौन से फीचर्स है? तो लाइव क्लासेस इसमें मिलती है, डाउट ग्रुप मिलता है। मैंने आपको बताया ही कि ये अनोखा प्रयास है आरडब्ल्यू में। वास्तव में अनोखा प्रयास इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसा प्रयास मैंने और कहीं नहीं देखा जो प्रयास यहां है। ये डाउट ग्रुप बना करके जो है ना, बच्चों के समाधान तो करवा ही जाते हैं, उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की वो बढ़ जाती है, क्योंकि टीचर को फिर रिस्पॉन्स करना होता है बच्चे को, और अगर बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कहीं ना कहीं शिक्षक पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव रहता है। तो हर शिक्षक अपने अपने तौर तरीकों से इस डाउट ग्रुप के माध्यम से आपको जवाब देने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। क्लास नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको जैसा कि मिल भी रही होगी। इस बोर्ड की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, उसी के साथ में आपको जो है इसका बिल्कुल एक हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलने वाली है। मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है और फैकल्टीज बहुत अच्छी है, टीचर्स हमारे वास्तव में अपने आप में हीरे हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं। कैसे परचेस करना है? पेड बैचेस में जाना है आपको, बाय नाउ पर क्लिक करना है, अप्लाई को ओपन करिएगा, आरपीएफ 20 लिखिएगा, उसके बाद यही प्राइस आपकी 639 में मिल जाएगी। कोई दुविधा वाली बात नहीं, बहुत आसानी से आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो ये सारी बातें जो है मैंने इस कोर्स से संबंधित करिए। भाई ये पढ़ाई की बात करते हैं। कल मैंने अर्थव्यवस्था के आधार आपको बताए थे। मैंने कहा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है वह मूल रूप से 3 बेसिस पर डिवाइड करके पढ़ी जाती है। हमने ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी पहले ही पढ़ ली है। हमने फिर मेरे साथियों ये कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस, इनके आधार पर हमारी जो इकोनॉमी है देश की 3 होती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। मेरे को लगता है कि समाजवादी पढ़ चुके थे, पूंजीवादी भी पढ़ चुके थे, हम लोगों को मिश्रित पढ़ना है ना। ये मैंने बताया था, भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अंग्रेजी में भी लिखा है सारी बातें। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगली बात मेरे साथियों, समाजवादी के बारे में मैंने लिख करके लाया था लेकिन आपको पसंद नहीं आया था, छोड़िए इसको, हाथ से ही लिख के पढ़ाएंगे। फिर मैंने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका जो अवधारणा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, और समाजवाद की बाइबिल इनकी पुस्तक दास कैपिटल को कहा जाता है ना। इसमें ये प्रेरणा हमने कहां से अपनाई थी? तो रूस से अपनाई थी। सरकार का नियंत्रण उत्पादन, वितरण और कीमत स्थिरता पर होता है। इनको अंग्रेजी में भी लिखा था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। उद्देश्य क्या होता है? जनता का कल्याण होता है और आय और संपत्ति की असमानता को कम करना होता है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, है ना। ये सब बातें मैं आपको कल बता चुका था। फिर मैंने बताया था कि ये जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें मार्केट कंपटीशन नहीं होता है, न के बराबर होता है। तो मार्केट कंपटीशन जो है इसमें होता ही नहीं है, लेक ऑफ मार्केट कंपटीशन आप इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, वहीं पर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें मेरे साथियों,
तो चाइना और रशिया इसका एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हो सकता है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, मैंने बताया था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है किस पर, तो प्रोडक्शन पर और कीमत स्थिरता पर। कीमत स्थिरता का मतलब है प्राइस डिटर्मिनेशन। मैंने बताया था कि किसी कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी, किसी कमोडिटी की कीमत कितनी होगी, इस पेन की कीमत कितनी होगी, समोसे कचौरी की कीमत कितनी होगी। ओ माय गॉड दोस्तों, बहुत सारे मेरे साथी बोलेंगे कि सर समोसे कचौरी का नाम मत लिया करो, ये समय भोजन का होता है, बड़ा दुख होता है। मैं क्या करूं राम, मुझे समोसा नहीं मिला, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो कीमत स्थिरता मतलब किसी कमोडिटी की कितनी प्राइस होगी, इसमें कौन डिसाइड करता है, तो इसमें मार्केट कंपटीशन डिसाइड करता है। मैंने आपको बताया था, इसकी अवधारणा किसने दी, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। 1776 में इनकी एक पुस्तक थी, और वो पुस्तक थी मेरे साथी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। जरूर याद रखना, एडम स्मिथ किस इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम बेनिफिट कमाना। भैया मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि मैं लाइब्रेरी खोल के बैठा हूं फ्रीगंज में, तो मैं उज्जैन में लाइब्रेरी है मेरी, तो मैं लाइब्रेरी क्यों खोल के बैठा हूं, आखिर क्या फायदा मुझे लाइब्रेरी खोलने का। तो लाइब्रेरी खोलने का मेरा यह फायदा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता हूं, मैं बेनिफिट कमाना चाहता हूं, इकोनॉमिक बेनिफिट। तभी तो मैं जनता का कल्याण, मेरे लाभ कमाने से हो जाए अच्छी बात है, पर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं जनता का कल्याण करूं। मैं आपको झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है यहां। लेकिन इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी का टीचर हूं तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी का टीचर हूं इसलिए आपको इकोनॉमी की बातें भी बता रहा हूं, ठीक है। नहीं तो फिर बात ही नहीं होती। जनता का कल्याण करना मेरा उद्देश्य नहीं है, पहले मेरा कल्याण हो जाए, मुझसे बचेगा तो मैं जनता का कल्याण करूंगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर अगली बात मेरे साथियों, इसमें कीमत का निर्धारण कौन करता है, तो मार्केट कंपटीशन करता है, मार्केट पावर करती है। बाजार शक्तियों को हम मार्केट पावर कहते हैं। मार्केट पावर किसको कहते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई को कहते हैं। इसी मार्केट पावर को इनविजिबल हैंड भी कह देते हैं। मांग और पूर्ति दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती, यार डिमांड बढ़ गई है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी समोसे कचौरी की दुकान है, या समोसे कचौरी छोड़िए चाय की दुकान देखते, चाय में हिंदी शब्द का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा करता हूं क्योंकि समझने के लिए हिंदी शब्द ज्यादा बेटर है, ठीक है, सुनिएगा। अच्छा, कुछ लोगों की एक और कमेंट है, सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाई है। मैं देखो, मेरी स्पीड जो है ना वो एक लेवल की है, ना तो मैं ज्यादा फास्ट पढ़ाता हूं, ना मैं ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगा। ज्यादा स्लो इससे कर दिया मैंने तो बच्चे बोर हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ज्यादा फास्ट कर दिया तो भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, समझ ही नहीं आएगी उनको, मार साहब क्या बोल के चलेगा। इसलिए मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाता हूं और मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए। और मैं एक ही बात को 3 से 4 बार बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं ताकि वो बात आपके भेजे में घुस जाए, और वो घुसेगी, डोंट वरी। आपके साथ इकोनॉमी का अध्ययन करवा रहा हूं ना, इकोनॉमिक्स की क्लासेस शानदार रहेगी, इकोनॉमिक्स की हर क्लासेस शानदार रहेगी, लेकिन आपको बोरिंग नहीं लगने दूंगा इकोनॉमिक्स। अरे यार याद नहीं होता है, अरे ऐसे समोसे कचौरी बेच बेच के आपको सिखाऊंगा कि आप भी आसानी से याद कर लोगे। सुनो मेरी बात वापस से, मैंने कहा मार्केट पावर क्या है। मार्केट पावर डिमांड एंड सप्लाई को कहते हैं। देखो मैं फिर अंग्रेजी में बोल रहा हूं, डिमांड एंड सप्लाई बोलता हूं, इसे हिंदी में मांग और पूर्ति भी बोलते हैं, मैं दोनों भाषा में यूज करता हूं, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट पावर कहते हैं। इसी को इनविजिबल हैंड भी कह देते हैं, अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ का मतलब है कि ऐसी चीजें या डिमांड और सप्लाई दिखाई नहीं देते हैं, महसूस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दे रहा था मैं कि आपकी कोई चाय की दुकान है। भैया चाय की दुकान समझते हैं ना, चाय चाय टी टी बोलते हैं उसको, टी। तो चाय की दुकान है मान लो आपकी, और सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, जाड़े का मौसम है ना, ध्यान रखना। तो सर्दी का मौसम, मुझे बताओ सर्दी के मौसम में चाय ज्यादा बिकेगी या फिर गर्मी के मौसम में ज्यादा बिकेगी, आप ही बताइए। अभी इस दौरान ये जो टाइम चल रहा है अभी मार्च अप्रैल का, अप्रैल मई का जो महीना चल रहा है, अप्रैल चल रहा है खैर अभी तो, लेकिन इस महीने में चाय ज्यादा बिकेगी या फिर नवंबर दिसंबर में ज्यादा बिकेगा, आप ही बताइए कब बिकेगी। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, अभी सर्दी में ज्यादा बिकेगी ना, बिल्कुल आपके कमेंट भी आ रहे हैं, सर्दी में ज्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए, चाहिए, अरे बाप रे लट्ठा चाय दे दे रे बेटा, चाय बना ले, तो चाय बना ले, हम ऐसे करते हैं सर्दी में, चाय बना ले। मतलब शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, हमारे आलसीपन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, चाय का नशा, चाय नशा ही है तो चाय का नशा कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो चाय की डिमांड या चाय ज्यादा कब बिकेगी, सर्दी में बिकेगी। इसका मतलब है कि सर्दी में चाय की डिमांड क्या है, ज्यादा है, विंटर में चाय की डिमांड क्या है, ज्यादा है। आ रही बात समझ में? ऐसे समझाएंगे हम आपको। तो चाय की डिमांड सर्दी में ज्यादा है, और अगर डिमांड ज्यादा होगी, सुनिएगा,
अगर डिमांड ज्यादा होगी तो दुकान भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी ऐसे तो। लेकिन हर कोई ये नहीं सोचेगा कि केवल सर्दी सर्दी में चाय की दुकान खोल लूं, लगभग ना के बराबर सोचेंगे, ऐसा है ना। तो चाय की दुकान मान लो आपके गली मोहल्ले में केवल एक ही है, आपकी दुकान है, तो सारे के सारे लोग वहां नहीं आ जाएंगे चाय पीने। अरे चाय के नाम पे तो मेरे दोस्त 10 किलोमीटर से आ जाते हैं कि चलो विनय सर चाय पिलाएंगे, ठीक है। तो चाय एक अलग ही नशा है। नशा इस बात का है कि देखो चाय पीना तो एक बहाना है, असली तो दोस्तों के साथ गपशप लड़ाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चाय पीने के लिए 10 किलोमीटर दूर से लोग आ जाते हैं, इसलिए नहीं कि वहां चाय अच्छी मिलती, इसलिए कि चलो दोस्त अच्छे हैं। खैर चाय अच्छी बनाओगे तो बिकेगी भी ज्यादा अच्छी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि डिमांड और सप्लाई जो है उसी को हम मार्केट पावर कहते हैं, और इसीलिए इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। बाजार शक्तियां क्या होती है, तो डिमांड एंड सप्लाई, कीमत ये सब बढ़ गया, मैंने आपको बताया था। अगर डिमांड ज्यादा है किसी वस्तु की तो ध्यान रखना उसकी सप्लाई कम है। ये इन्फ्लेशन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुद्रास्फीति में। लेकिन अभी केवल इतनी बात समझो कि अगर किसी वस्तु की मांग ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आ रही बात समझ में। मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम थी, इसलिए वो बहुत महंगा बिक रहा था। आ रही बात समझ में, बहुत महंगा बिक रहा था। वहीं पर अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा कम होती है, उसकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एडम स्मिथ ने यह भी कहा कि भैया ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, दरअसल ये इकोनॉमी लेजेस फेयर पॉलिसी पर चलना चाहिए, या ये जो इकोनॉमी है वो लेजेस फेयर पॉलिसी पर आधारित है, ऐसी बात उन्होंने कही। लेजेस फेयर का मतलब होता है हिंदी में अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी, इंटरप्रिटेशन आप बोलेंगे इसको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बातें कल मैंने पढ़ाई थी, इससे आगे मुझे पढ़ाना था मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अब आपकी इच्छा भी है कि सर हम तो लिख लिख के ही पढ़ाओ, आप तो मजा आता है उसी में, तो आओ जरा मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बात करता हूं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, या इसे मिश्रित आर्थिक प्रणाली भी कह देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं मिश्रित आर्थिक प्रणाली, सब लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने आज भी पढ़ाया, मिश्रित आर्थिक प्रणाली, नहीं तो कल ही इसको खत्म कर देता। और मिश्रित आर्थिक प्रणाली को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, रखिए चाहे, है ना। मिश्रित आर्थिक प्रणाली को किस नाम से जानते हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम इसे कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, या इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम इसे कहते हैं। आ रही बात समझ में, मिश्रित आर्थिक प्रणाली हम इसे कहते हैं। बहुत अच्छी प्रणाली है, दरअसल इसमें है क्या वो समझना, या इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। क्या होता है इसमें, तो सिंपल सी बात है मेरे साथियों, इसमें क्या होता है वो जरा समझो। आपने समाजवादी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी पढ़ा, उसमें कंट्रोल किसका है, तो ध्यान रखिएगा उसमें कंट्रोल जो है वह किसका है, तो गवर्नमेंट का है। आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पढ़ी, तो उसमें जो कंट्रोल है वो किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है। देखो न तो गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा अच्छा है न प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा है, इन दोनों से ज्यादा अच्छा, इन दोनों में खामियां हैं दोस्तों, बहुत सारी कमी है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों से ज्यादा अच्छा यह है कि भैया दोनों का मिला जुला रूप हो। इसीलिए इसीलिए ध्यान रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मेरे साथियों समाजवाद के गुण भी पाए जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद के गुण भी पाए जाएंगे। समाजवाद का मतलब होता है सोशलिस्टिक, तो समाजवादी के गुण भी इसमें पाए जाएंगे, प्लस इसमें पूंजीवादी के गुण भी पाए जाएंगे। समाजवादी प्लस पूंजीवादी दोनों के गुण पाए जाएंगे। अब देखो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, मतलब जबरदस्ती अगर अंग्रेजी में लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा, बाकी समय की थोड़ी कमी है इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि समाजवादी को हम कैपिटलिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, सोशलिस्टिक। तो इसमें सोशलिस्टिक इकोनॉमी के गुण भी पाए जाते हैं, इसी के साथ इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के भी गुण पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज अगर जिसमें हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आ रही बात समझ में, इसको हम क्या कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसमें संसाधनों पर सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है। सेम बातें मैं यहां पर भी बताऊंगा, दोनों चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका होता है,
यहां पर रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका रहता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो एक बात आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि यहां पर जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, नियंत्रण जिसको आप लोग अंग्रेजी में कंट्रोल कहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल किन किन चीजों पर होगा, तो ध्यान रखिएगा कंट्रोल होगा मेरे साथियों उत्पादन पर। उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। दूसरा मेरे साथियों वितरण पर। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे अलोकेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। कभी आप अंग्रेजी माध्यम वाले साथी कहीं अलोकेशन सुन लेना तो घबराना मत कि ये क्या लफड़ा है। अलोकेशन का मतलब भी होता है वितरण। तो ये किसका नियंत्रण होता है मेरे साथियों, तो इसमें जो है कंट्रोल मेरे साथियों वह गवर्नमेंट और, सुनना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का होता है। इसमें जो कंट्रोल है ना वो किस किस का होता है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का होता है। ध्यान रखना, एक तरफ में लिख रहा हूं सरकार, सरकार को गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरी तरफ में लिख रहा हूं प्राइवेट सेक्टर। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी कि क्या कुछ खास बात है, डोंट वरी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट है मेरे साथियों, ये केवल और केवल रेगुलेटर की भांति कार्य करती है। ये केवल ये बात चेक करती है कोई गलत तो काम नहीं हो रहा है मार्केट में, है ना। तो सरकार जो है ना ये क्या काम करती है, तो सरकार केवल जो है मेरे साथियों देखरेख की काम करती है, ये रेगुलेशन का काम कर रही है ना। सरकार बहुत लिमिटेड, सरकार की इसमें लिमिटेड भूमिका होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात मैंने आपको बताने की कोशिश करी है मेरे साथियों। तो इसमें दोनों क्षेत्र के रूप में आ जाते, ध्यान रखना। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दरअसल कितने रूप है, प्रश्न यह भी पूछा जाता है। तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी के 3 रूप हमें सामने देखने को मिलते हैं। इसके 3 रूप देखने को मिलते हैं। इसके कितने रूप देखने को मिलते हैं मेरे साथियों, तो 3 रूप हम इसको देख सकते हैं। कौन कौन से, मतलब 3 प्रकार आप इसे कह दो, रूप की जगह प्रकार कह दो, टाइप्स कह दो। इस मिश्रित या मिश्रित आर्थिक प्रणाली के कितने रूप है, तो 3 रूप है। अभी समझ में आएगा हर चीज। अभी पहले देखो तो सही क्या मैं लिख रहा हूं, मास्टर क्या लिख रहा है ये देखो ना। इसके 3 टाइप्स है। ये मैंने आज तक किसी बैच में नहीं पढ़ाया है, केवल आज ही मैं पढ़ा रहा हूं इसके 3 टाइप्स कौन कौन से, है ना। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला टाइप से मेरे साथियों, इसका सबसे पहला टाइप से, उसे आप लोग क्या कहते हैं, तो उसे आप कहेंगे मेरे साथियों मिश्रित बाजार प्रणाली। मिश्रित बाजार प्रणाली अच्छे से समझना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट समझना, बाकी सब चीजें हो जाएगी। मिश्रित बाजार प्रणाली ये पहला रूप है मेरे साथियों। इसका पहला रूप क्या है, तो मिश्रित बाजार प्रणाली है। इसको आप अंग्रेजी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, मिक्स्ड मार्केट सिस्टम। मिक्स्ड मार्केट सिस्टम ये पहला रूप है। बोले दूसरा रूप क्या है इसका, आओ जरा यहां पर लिख लेते हैं। इसका दूसरा रूप है मेरे साथियों जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो, तो प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं नियोजित, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे साथियों इसको, तो इसको बोलते हैं नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या है हमारे पास में, तो इसके लिए अंग्रेजी शब्द है प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इसका दूसरा रूप है मेरे साथियों। बोले तीसरा रूप कौन सा है, आओ जरा बताते हैं वो भी। तीसरा रूप कौन सा है, तो तीसरा रूप है मेरे साथियों जिसे आप कहते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी। उदारवादी अर्थव्यवस्था। और उदारवादी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसे लिबरल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल सी भाषा में ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक एक बातों के बारे में मैं अब मैं डिस्कस करूंगा मेरे साथियों कि इसमें क्या क्या कुछ खास होता है ना। आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको, तीनों आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं, है ना। और
आप भी कहोगे कि सर इतना आसान, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल इतना ही आसान। ठीक है, तो जरा देखना क्या क्या खास बातें हैं इनके बारे में। तो देखो ये तीन मैंने इसके प्रकार बताए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार बताए। पहला कौन सा प्रकार है? मिश्रित बाजार प्रणाली, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इससे बड़ा और क्या लिखूं, मेरे ख्याल से पर्याप्त ही ये बड़ा है ना। मिश्रित बाजार प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में मिक्स्ड मार्केट सिस्टम कहते हैं। नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। उदारवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी। ध्यान रखना, मिश्रित बाजार प्रणाली में क्या होता है मेरे साथियों, मिश्रित बाजार प्रणाली में क्या होता है इसके बारे में जरा समझो। ये जो मिश्रित बाजार प्रणाली है मेरे साथियों, इसमें बाजार तंत्र को प्रधानता होती है। इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाती है? इसमें प्रधानता किसको दी जाती है? प्रधानता का मतलब होता है प्रायोरिटी। इसमें प्रधानता दी जाती है मेरे साथियों बाजार तंत्र को। प्रधानता को प्रायोरिटी कहते हैं। प्रधानता को किस नाम से जानते हैं? तो प्रायोरिटी के नाम से जानते हैं। तो किसको होती है प्रायोरिटी? तो ध्यान रखिएगा, बाजार तंत्र को प्रायोरिटी होती है। किसको होती है? बाजार तंत्र को। तो मैं लिख रहा हूं प्रायोरिटी जो है वो बाजार यंत्र को होती है, बाजार तंत्र भी आप इसे कह सकते हैं। बाजार तंत्र को इसमें प्रायोरिटी होती है। अब प्रायोरिटी किस चीज की होती है, ये भी एक डाउट है मेरे साथियों। तो ध्यान रखना, इसमें बाजार तंत्र को प्रायोरिटी होती है कि संसाधनों का वो डिवीजन करे, संसाधनों का विभाजन करे। किस चीज का विभाजन करे मेरे साथियों? संसाधनों का विभाजन का। बाजार तंत्र को प्राथमिकता किसकी होती है? संसाधनों के विभाजन की या संसाधनों के उत्पादन की। संसाधनों का विभाजन कौन करेगा? बाजार तंत्र करेगा। बाजार तंत्र को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वही मार्केट पावर कहते हैं, बाजार शक्तियां हम कह देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। सरकार क्या करेगी इसमें? तो सरकार की सीमित भूमिका होगी। मिश्रित तो है ना, तो इसमें दूसरी भूमिका किसकी है? सरकार की है। तो सरकार मेरे साथियों जो है वो क्या करेगी? तो केवल नियामक का काम करेगी। नियामक का मतलब है रेगुलेटर। सरकार की सीमित भूमिका है, लिमिटेड रोल है ना। हम क्या बोलेंगे इसको? लिमिटेड रोल। सरकार का केवल लिमिटेड रोल है, बाकी रिसोर्सेस का एलोकेशन की पूरी जिम्मेदारी किसके पास में है? तो वो मार्केट पावर्स पर है, या इसी को प्राइवेट सेक्टर भी आप कह देते हैं। आप चाहें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर भी लिख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी आप इसको लिख सकते हैं। ये दरअसल उसका प्रकार है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विकास कश्यप, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, तुमको आने भी वाला नहीं है ना। इतनी देर के तुम कमेंट कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग इधर ही लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। सब फिर से सुनो दोस्तों, सुन लो विकास भाई, तुम भी अगर कमेंट नहीं करो और इधर देखो तो। मैं ये कह रहा हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी तीन रूप है। देखो यही डाउट होता है, मुझे पता है कि ज्यादा डीप पढ़ा देंगे तो समस्या हो जाएगी, है ना, क्योंकि बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बेचारे कमेंट में लगे हैं, उनको तो कमेंट करना है। ठीक है, और जब कमेंट करना है तो फिर कैसे समझ में आएगा? इसलिए बोलता हूं कमेंट मत करो, है ना, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। और सही बच्चा जो है ना वो केवल और केवल जो है वो पढ़ाई पे ही ध्यान देगा। ठीक है, चलिए सुनो मेरी बात, फिर से सुन लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और पूंजीवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके भी तीन प्रकार है। मिश्रित बाजार प्रणाली, इसमें प्रधानता किसकी होती है? बाजार तंत्र की होती है। जो बाजार तंत्र क्या करता है? संसाधनों का आवंटन करता है। दूसरी बात, सरकार की भूमिका सीमित है, लिमिटेड रोल होता है। ठीक है, नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? अब ये देख लो, नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था में मेरे साथियों सरकार योजना बनाती है। ध्यान रखना, सरकार इसमें क्या बनाएगी? सरकार इसमें योजना बनाती है। सरकार इसमें प्लान बनाती है, प्लान, योजना बनाती है। हालांकि सरकार भी नहीं बनाती है, योजना आयोग बनाता है। अब बनाता था, अब तो गवर्नमेंट ही बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार इसमें योजना बनाती है तथा उस पर कार्य निजी क्षेत्र करता है, तथा उस पर कार्य प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र करता है। सरकार को योजना बनानी, जैसे सरकार ने एक योजना बनाई मेरे साथियों रेल को आगे बढ़ाना। जैसे सरकार ने बजट में एक घोषणा पास करी कि भैया हम इस साल 400 ट्रेन और चलाएंगे।
तो 400 ट्रेन सरकार चलाएगी क्या? सरकार ने चलाने की घोषणा की है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर अडानी अंबानी को बोल दिया कि लो तुम ट्रेन चलाओ यार, कोई अच्छी सी सुविधा करो। ये काम ये है मेरे साथियों, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। उदारवादी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है, तो केवल एक बात इसके अंदर लिखो मेरे साथियों उदारवादी में, और वो बात ये है कि ये जो व्यवस्था है ये नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद हमारे यहां शुरू हुई है ना। तो ध्यान रखना 1991 से अपनाई गई। अगर आपसे पूछे कि भारत में उदार अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई, तो 1991 से अपनाई गई। बस इतनी बातें इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको ध्यान रखना है। मैंने समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा डीप गया, आपने बता दिया कि इससे ज्यादा डीप मत जाओ, है ना, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो इधर देख लो, यहां पर भी वही बात लिखी हुई है ना। बस ये है कि यहां पर आसान भाषा में लिखी हुई है और मैंने थोड़ा सा यहां पर आपको डीप पढ़ा दिया है। देखो जरा वापस से इधर आसान में ही आ जाओ। अगर आपसे ये पूछे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का समन्वय तो होता है, इस अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने दी, तो ध्यान रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया। तो अगला बिंदु मैं यहां पर लिखता हूं मेरे साथियों, अगला बिंदु सुन लो, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो बिंदु समझ में आ गया वही देख लो केवल। यहां पर देखना मेरे साथियों, इसकी अवधारणा किसने दी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, इस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया किसने, तो दोस्तों ध्यान रखना इस इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो जे एम किन्स ने दिया है। जे एम किन्स, जे एम किन्स का पूरा नाम है जॉन मिनार्ड किन्स। जॉन मिनार्ड किन्स ने दिया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। फिर इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप ही बताइए। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस मिक्स्ड इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये बताइए। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा, तो भैया इसमें सरकार भी है, तो सरकार का उद्देश्य क्या होगा, जन कल्याण, तो पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के साथ साथ आर्थिक लाभ कमाना, इकोनॉमिक बेनिफिट। आ रही बात समझ में, ये इसका उद्देश्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो जनता का कल्याण भी है और उसके साथ में मेरे साथियों आर्थिक लाभ कमाना भी इसका उद्देश्य। ये दोनों के दोनों इसके उद्देश्य है, दोनों ही बातें आपको याद रखना है, पब्लिक वेलफेयर प्लस इकोनॉमिक बेनिफिट। ध्यान रखना, इसको मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, कहीं दिक्कत ना है आपको, पब्लिक वेलफेयर प्लस इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर प्लस इकोनॉमिक बेनिफिट इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। अगर आपसे इसके उदाहरण पूछे कि कौन कौन से देशों में यह अर्थव्यवस्था है, तो क्या जवाब देंगे, तो ध्यान रखिएगा सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा अपना भारत है। तो इंडिया जो है मेरे साथियों, जिसे अब भारत कहा जाता है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसी के साथ में नेपाल भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेपाल की इकोनॉमी भी कैसी इकोनॉमी है मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। नेपाल के साथ साथ में भूटान और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ऐसी ही इकोनॉमी है। तो अगला लिखेंगे भूटान हमारा पड़ोसी देश है और पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश ही है। तो ध्यान रखिएगा ये मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या बातें याद रखना है एक बार पुनः सुन लो, शायद आपको दिक्कत ना हो, सुन लीजिए एक बार। ये अगर तीनों प्रकार नहीं भी समझ में आए तो शिफ्ट डिलीट मार दो, कोई दिक्कत नहीं इनको पढ़ने की, है ना। चलिए सुनो, केवल इतना सुनो कि मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएगी, दोनों के गुण पाए जाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें नियंत्रण जो है, संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा, तो सरकार का और निजी क्षेत्र का दोनों का नियंत्रण होगा, लिखा हुआ है ना। इसके प्रकार नहीं समझ में आए तो ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आप छोड़ सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो आपकी एग्जाम के लिहाज से जो खास खास बातें थी वो मैंने लिखवा दी, है ना। मैंने बताया इसकी अवधारणा किसने दी, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने दी। उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करना और इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके उदाहरण कौन कौन से, तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान इसके एग्जाम्पल है। आइए अब अगले प्रकार की इकोनॉमी हम पढ़ते हैं। आपको पता ही है मेरे साथियों कि इकोनॉमी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अब विकास की अवस्था के आधार पर हम पढ़ेंगे। आइए
बिना देरी के हम बात करते हैं विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो हालांकि मैं लिख करके लेके आया हूं कि विकास की अवस्था के आधार पर देश की इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो आप सबको पता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास कितना हुआ है ना। किसी भी देश की इकोनॉमी का विकास कितना हुआ है, इस बेस पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। देखो यहां लिखा हुआ है, मैं एक एक के बारे में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यह सबसे कम विकास हुआ है यहां की देश की इकोनॉमी का। इससे थोड़ा सा अच्छा विकास होगा तो हम बोलेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। इससे और थोड़ा अच्छा विकास होगा तो हम कहेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। यह बात आपको ध्यान रखना है बेटा। लो मैं अब लिख लिख के ही पढ़ा रहा हूं आपको, डोंट वरी यार, इतना क्यों लोड ले रहे हो। सबसे पहले मेरे साथियों क्या है, अल्प विकसित। पढ़ते नहीं हो आप, कमेंटबाजी ज्यादा करते हो तो समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पहली है। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, तो अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। अल्प विकसित से अच्छी देश की इकोनॉमी जो होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से। अल्प विकसित सबसे कमजोर इकोनॉमी है, फिर है विकासशील अर्थव्यवस्था, इससे थोड़ी अच्छी कौन सी है, विकासशील अर्थव्यवस्था। और इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी। इससे भी अच्छा रूप क्या है मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, इससे भी अच्छा रूप है मेरे साथियों, उसको हम बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था। और इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये दरअसल 3 प्रकार है विकास की अवस्था के आधार पर। कितने प्रकार है दोस्तों, 3 प्रकार है विकास की अवस्था के आधार पर। ये 3 प्रकार हमें ध्यान रखना है। अगर किसी देश में, समझना बहुत आसान है, ऐसे तो बहुत ही आसान है, फिर भी समझ लो। अगर किसी देश में मेरे साथियों गरीबी बहुत ज्यादा है, समझना, अगर किसी देश की इकोनॉमी में गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीबी को हम बोलते हैं पुअर्टी। अगर किसी देश की इकोनॉमी में गरीबी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है, जैसे बरुंडी जैसे देश जो है वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी देश है वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। वहीं पर मेरे साथियों बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है मेरे साथियों। गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी जो है, जिसे आप अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर किसी देश की इकोनॉमी में गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पर बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि लोगों के पास रोजगार बहुत कम है। इसका मतलब तो यही है, बेरोजगारी ज्यादा का मतलब क्या है कि वहां के लोगों के पास में रोजगार कम है। तो यह बात भी लिख ही लीजिए जरा, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, वहां पर लोगों के पास में रोजगार बहुत कम है। रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखिएगा, वहां पर लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। ये नीचे एरो आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा कम है। अगर वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता है, प्रति व्यक्ति आय को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, जिसे पीसीआई हम कहते हैं, या पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, वो कमाते ही नहीं है, ध्यान रखना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और क्या क्या विशेषता होती है इन देशों की, यहां पर मेरे साथियों संसाधनों की भी कमी पाई जाती है, तो लेक ऑफ रिसोर्सेस, तो संसाधनों की कमी भी यहां पर पाई जाती है, संसाधन की कमी भी यहां पर पाई जाती है, संसाधन बहुत ज्यादा कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं, इसका मतलब है लेक ऑफ रिसोर्सेस मेरे साथियों, ठीक है, ये बहुत कम होते हैं। यहां पर तकनीक बहुत कम है, आधुनिक तकनीक, तकनीक का मतलब है टेक्नोलॉजी, ऐसे देशों में तकनीक या टेक्नोलॉजी का भी अभाव होता है, वहां पर साइंस बहुत ज्यादा कमजोर है, वहां के लोग वैज्ञानिक बहुत ज्यादा कम है ना, ध्यान रखना। अगर इन सब चीजों का कमी होगी तो वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। वहां पर भूखमरी, भूखमरी यानी कि लोग भूखे मरते हैं, हंगर हम इसे कहते हैं,
ठीक है, अगर भुखमरी बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे वो देश कैसा है, वो देश मेरे साथियों अल्प विकसित है। दरअसल ये सब विशेषता ही है। अल्प विकसित देशों की विशेषता क्या होती है, तो अल्प विकसित देशों की विशेषता ये होती है कि वहां पर गरीबी ज्यादा है, पुअर्टी ज्यादा है, वहां पर बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है, वहां पर रोजगार बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास काम बहुत कम है, ठीक है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, पैसा बहुत कम लोग कमाते हैं, ध्यान रखना। फिर वहां पर संसाधनों की कमी पाई जाती है, रिसोर्सेस बहुत कम है, वहां पर टेक्नोलॉजी बहुत कमजोर है, वहां पर भुखमरी बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार की इकोनॉमी को आप किस नाम से जानते हो, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की इकोनॉमी को आप जो है वह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हो। बोले सर इसका कोई उदाहरण तो बताओ, बिल्कुल लिख लो। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी देश है, अफ्रीका के देश, अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश है आपको देखने को मिलते हैं, है ना, अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज है मेरे साथियों, वो इसका एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है गणेश भाई, इससे ज्यादा मोटा मोटा और क्या लिख सकता हूं मैं, बहुत छोटा लिख रहा हूं क्या? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा गरीबी बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, रोजगार बहुत कम, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम, संसाधनों की कमी, फिर मैंने कहा टेक्नोलॉजी बहुत कम है, भूखमरी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे देश अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है। देखो, विकासशील अर्थव्यवस्था में भारत की इकोनॉमी आती है। तो मुझे बताओ भारत में क्या क्या है, गरीबी है कि नहीं है भारत में? अब आप ही बताओ क्या है भैया मसला, मैं नहीं बोलूंगा इसमें। तो ध्यान रखिएगा, भारत में गरीबी है कि नहीं है? तो बोले भारत में पुअर्टी है, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है। भैया भारत में गरीब लोग हैं, लेकिन उतने ज्यादा गरीब यहां नहीं है जितने ज्यादा अल्प विकसित देशों में है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में गरीबी है लेकिन इनकी तुलना में थोड़ी कम है। तो ध्यान रखना, एक बात मैं यहां पर लिखूंगा कि भारत में गरीबी तो है लेकिन इनकी तुलना में थोड़ी कम है। मतलब अगर यहां पर दो एरो आ रहे हैं तो यहां पर मैं एक एरो लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि कम है, थोड़ी तो कम है। भारत में बेरोजगारी है, बिल्कुल है। भारत में बेरोजगारी है, बोले बिल्कुल है। बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। भारत में है बेरोजगारी लेकिन उतनी भी नहीं है जितनी अल्प विकसित देशों में है। तो है तो सही, यहां पर दो दो एरो लगा रखे, यहां पर एक ही लगा रखा है, इसका मतलब इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, ध्यान रखना। रोजगार है कि नहीं भारत में? है, बिल्कुल है, लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, है ना, इसीलिए तो आप तैयारी कर रहे हो। तो भारत में रोजगार की मात्रा जो है वो बहुत कम है, तो यहां पर है ना, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। एरो नीचे लगाना था मुझे, रोजगार थोड़ा कम है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भारत की कैसी है? तो अच्छी है। प्रति व्यक्ति आय मतलब हर एक व्यक्ति थोड़ा ठीक ठाक ही कमा लेता है। तो प्रति व्यक्ति आय, जिसे आप अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पीसीआई जो है मेरे साथियों, वो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं ये केवल कॉन्सेप्ट है, समझना इस बात को। फिर दूसरी बात मेरे साथियों, भारत में तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीक है। भारत में तकनीक तो है, बिल्कुल है ना। तो तकनीक है मेरे साथियों, टेक्नोलॉजी है। हमारे पास में मेट्रो ट्रेन भी है, टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, लेकिन बुलेट ट्रेन वाली टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास में नहीं है। ठीक है, ये भी आ गई बात मेरे साथियों। भारत में भुखमरी है क्या? भुखमरी बहुत कम है। भारत में भुखमरी की समस्या बहुत कम है। तो ध्यान रखिएगा, भुखमरी या हंगर जो है वो है तो सही, लेकिन इतना भी नहीं है जितना हम थोड़ा सा ऐसा महसूस कर सके। इसमें कौन सा देश आएगा एग्जाम्पल में? तो ध्यान रखिएगा, भारत आ जाएगा। भारत इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। यह विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इतनी बातें केवल याद रखना है, बाकी कोई मतलब नहीं है इसके बारे में। ठीक है, एक बात और समझ लो, अल्प विकसित देश जो होते हैं, ध्यान रखना, अल्प विकसित देशों में प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा होता है। यहां पर प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है। अभी मैंने बताया नहीं है प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, अभी केवल इतना ही समझ ले, प्राइमरी सेक्टर जो है मेरे साथियों, प्राथमिक क्षेत्र को हम अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, इसकी भूमिका थोड़ी ज्यादा है। और इस विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है। औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका यहां पर ज्यादा है मेरे साथियों। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भैया अल्प विकसित देशों में, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अल्प विकसित देशों में सबसे ज्यादा भूमिका किस क्षेत्र की होती है? तो प्राथमिक क्षेत्र की होती है। आ रही बात समझ में? अगर आपसे यह पूछा जाए कि विकासशील देशों में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, तो औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका होती है, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हो। आ रही बात समझ में?
इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसकी भूमिका थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं पर विकसित देशों की बात करते हैं। विकसित देशों में क्या होता है वो जरा समझो। विकसित देशों में मेरे साथियों ध्यान रखना, जैसे अमेरिका, जापान जैसे देश, वहां पर मुझे बताओ गरीबी है क्या? बिल्कुल है, लेकिन गरीबी उतनी नहीं है जितनी हमारे यहां है। आ रही बात समझ में? सबसे ज्यादा गरीबी कहां है? तो सबसे ज्यादा गरीबी अल्प विकसित में है। उससे कम गरीबी कहां है? बोले इस विकासशील में है। उससे भी कम गरीबी कहां है? तो ध्यान रखिएगा इस विकसित देश में है। यहां पर बेरोजगारी है क्या? नहीं। यहां पर बेरोजगारी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर लोग जो है ना प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी लगभग न के बराबर है। लेकिन है तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हर देश में होता ही है कुछ कुछ मात्रा में। तो गरीबी बहुत कम, बेरोजगारी भी बहुत कम। ध्यान रखना यहां पर लोगों के पास में रोजगार सबसे ज्यादा है, रोजगार सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी बहुत कम है, गरीबी बहुत कम है, रोजगार सबसे ज्यादा, इंप्लॉयमेंट ज्यादा है। यहां प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यक्ति कमाता है। ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं, इसे हम पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा है। और आपको बताइए विदेशों में लोग डॉलर में कमाते हैं, वहां की मुद्रा में कमाते हैं। आ रही बात समझ में? यह बात आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर तकनीक है क्या? बिल्कुल है, यहां पर तो आधुनिक तकनीक है भाई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। विकसित देशों में कौन सी तकनीक पाई जाती है? तो आधुनिक तकनीक पाई जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप इसे कहते हैं। ध्यान रखना यहां पर आधुनिक तकनीक है, यहां पर हवा में उड़ने वाली कार भी मिल जाएगी आपको। आ रही बात समझ में? ऐसी देश की इकोनॉमी है। यहां पर भुखमरी न के बराबर है। यहां का जो गरीब है ना उसके पास भी कार मिलेगी आपको, वो गरीब है, कार मिलेगी, डिजिटल गरीब है यहां का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से देश इसके एग्जाम्पल में आएंगे? तो ध्यान रखिएगा अमेरिका आ जाएगा, यूएसए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यूएसए के साथ में इसे अमेरिका कहते हैं भैया, यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। मैं लिख रहा हूं सरा अ का मतलब समझ जाना, संयुक्त राज्य अमेरिका। जापान इसके अंतर्गत आएगा मेरे साथियों। आपने देखा होगा जापान की टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। जर्मनी आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो विकसित में जर्मनी भी आएगा, चाइना भी, जर्मनी इसमें ही आएगा मेरे साथियों, विकसित में आएगा, क्योंकि वहां भी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये सब बातें इसके अंतर्गत आएगी विकास की अवस्था के आधार पर, कि भैया जो स्टेज है डेवलपमेंट की, जो स्टेज है वो कैसी है। तो डेवलपमेंट की स्टेज मेरे साथियों अगर बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसे हम अल्प विकसित कहेंगे, अगर बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसे हम विकसित कहेंगे। बीच वाली मध्यम स्थिति जो है उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे। ठीक है, और विकासशील अर्थव्यवस्था का हिस्सा भारत भी है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अगर आपका कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं अभी 1 मिनट आपके डाउट की ओर बढ़ूंगा, फिर मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए। पाकिस्तान किसमें आता है मेरे भाई? पाकिस्तान भी जो है वह फिलहाल अगर कंडीशन देखा जाए तो विकासशील के अंतर्गत ही आता है, विकासशील इकोनॉमी में आता है पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूं कि ये वो अल्प विकसित में आता है तो गलत हो जाएगा ना बेटा, विकासशील में आता है। ठीक है, चलिए। सर मैंने एसएससी जीडी में इकोनॉमी पढ़ी थी, बहुत अच्छा, रिवीजन हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बिंदु मिले उनको जोड़ लेना है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कैसे आता है सुनिए, क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन सुनना कैसे आएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है? तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे आएगा, सबसे ज्यादा गरीबी किस इकोनॉमी में पाई जाती है? तो अल्प विकसित में पाई जाती है। आएगा, अत्याधुनिक तकनीकों का अभाव किस में होता है? तो वो अल्प विकसित में भी होगा और विकासशील में भी होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है? तो इसमें किया गया है। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि भैया सेवा क्षेत्र का योगदान, सर्विस सेक्टर का योगदान कहां पर सबसे ज्यादा होगा? तो ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र का योगदान मेरे साथियों इस विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगा। सेवा क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र की जो भूमिका है, ये बिंदु लिख लेना यहां पर, सेवा क्षेत्र की भूमिका, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर जो है मेरे साथियों वो कहां पर ज्यादा होगा? तो इस डेवलपिंग इकोनॉमी, सॉरी डेवलप्ड इकोनॉमी में होगा, जिसे हम विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे। देखो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपकी एग्जाम में जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं वो भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो भी लेकर के आऊंगा। थोड़ा टॉपिक हो जाए उसके बाद में हम वो सवाल भी लेकर के आएंगे। तो ये कुछ बातें मैंने इतनी सारी आपको अर्थव्यवस्था के प्रकारों से मिलकर के बताई है। बाकी आपके पास पीडीएफ भी है, लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है, कोई अंतराल नहीं होगा मेरे ख्याल से, आप देख ही सकते हैं। लिखा हुआ विकासशील में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है, यहां पर लाइन वाइज चीजें लिखी हुई है विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। अब जरा अगला हेडिंग डालता हूं मेरे साथियों,
और वो क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, आर्थिक क्षेत्र भी हम इसे कहते हैं, है ना, आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक सेक्टर, हेडिंग डालेंगे आर्थिक क्षेत्र। और आर्थिक क्षेत्र को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो इकोनॉमिक सेक्टर के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं, है ना, आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आपको पता है देश में, देश को या देश की इकोनॉमी को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो किसी भी देश की इकोनॉमी को दरअसल मुख्य 3 आर्थिक क्षेत्रों के लिए बांटा गया है, ठीक है, मुख्य 3 आर्थिक क्षेत्र। लेकिन किताबें 5 बताती है, मुझे पता है आप भी बोलोगे सर 5 5 5 5 ऐसे, तो मैं पांचों ही लिखूंगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर आर्थिक क्षेत्रों की बात की जाए तो वो 3 ही है। तो जो मेन सेक्टर है, मुख्य क्षेत्र, मैं लिख रहा हूं यहां पर मुख्य क्षेत्र, मेन सेक्टर मैंने लिखा, तो ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी इसे हम कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी आप इसे कह देते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो मुख्य क्षेत्र है वो उनकी संख्या कितनी है, तो 3 है। तो बोले 3 कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला है मेरे साथियों जिसे आप कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने इनका जिक्र किया था, प्राथमिक क्षेत्र मेरे साथियों। और प्राथमिक क्षेत्र को आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, तो प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है या आर्थिक क्षेत्र हम दूसरा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, सॉरी, औद्योगिक क्षेत्र लिखो या द्वितीय क्षेत्र लिखो, एक ही बात है ऐसे तो, लेकिन आप पहले द्वितीय ही लिखो, है ना, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। द्वितीय क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को आप लोग क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर अभी बताऊंगा इन सब के बारे में क्या क्या होता है ये। और तीसरा क्षेत्र है मेरे साथियों जिसे आप तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हो। कितना आसान नाम है ये, तृतीय क्षेत्र, और जिसे आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हो, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, तो ये अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र हैं मेरे साथियों, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आओ जरा वो भी बात कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं चतुर्थ क्षेत्र, इसके अन्य क्षेत्र की हम बात कर ले दोस्तों, अदर सेक्टर की हम बात करें तो एक को हम कहते हैं चतुर्थ क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, चतुर्थ क्षेत्र। और चतुर्थ क्षेत्र को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी सेक्टर हम इसे पढ़ते हैं। और एक और क्षेत्र है जिसे आप पंचम क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसको आप पंचम क्षेत्र या इसी को क्वाइनरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्वाइनरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं या इसी को आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं यहां पर एक और परिभाषा लिख दूं या एक और नाम लिख दूं तो घबराना मत, मैं यहां पर लिख रहा हूं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हम इसे कहते हैं। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार की है मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार की है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, लेकिन किताबें 5 प्रकार भी बताती है, तो ये 5 प्रकार की है मेरे साथियों, मैंने बताई। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और एक है चतुर्थ क्षेत्र जिसे क्वार्टरनरी सेक्टर कहते हैं, और एक है पंचम क्षेत्र जिसे क्वाइनरी सेक्टर हम कहते हैं, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है। आ रही बात समझ में, चलिए आ रही बात समझ में, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आज मैंने ये सारी बातें बताई है, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ही रहेगा। हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और चतुर्थक और पंचम क्षेत्र को कल पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल
अब हम जो है मेरे साथियों एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं, है ना, क्योंकि 3 दिन डेमो थे, आज तीसरा डेमो था। ये डेमो है, आप विचार करिएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 639 रुपए मेरे ख्याल से ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर ठीक ठाक टीचर्स का समझ में आ रहा है सबका, तो कोर्स खरीदने में कोई ऐतराज नहीं है ना, तो कोर्स जरूर करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चीजें यही है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। बाकी करंट इकोनॉमी का पार्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा। करंट इकोनॉमी में जैसे आईएमएफ ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रोथ रेट क्या रखी है ना, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने क्या कुछ बात कही है, भारत के आरबीआई ने इसके ऊपर क्या डिस्कस किया है, ऐसी बातें हम लोग करेंगे। वो करंट इकोनॉमी का पार्ट रहेगा। मैं करंट इकोनॉमी का जो पार्ट है उसकी लास्ट में क्लास लूंगा। आखिरी की जो 2 क्लासेस होगी वो आपकी करंट इकोनॉमी की क्लासेस होगी। उसमें इकोनॉमी का करंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। और इस बार इस इकोनॉमी में मैं योजना वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, उन स्कीम्स के बारे में मैं यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुझसे पहले किसी बैच में पढ़ रखा है वो अपने नोट्स में अपडेट करते जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको अपडेट देखने को मिलेगी इस बार। जैसे कि मैं यहां पर कुछ अपडेशन लेकर के आया था, लेकिन शायद बच्चों ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो इसको मैंने फिर शिफ्ट डिलीट मरवाया आपसे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि उदारवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपसे यह प्रश्न पूछा जाए मिश्रित बाजार प्रणाली किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं, है ना। यह भी पूछा जा सकता है नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आ रही बात समझ में? खैर, ये यहां तक का सफर डेमो तक का था। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे एप्लीकेशन में 11 बजे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, सभी को जय हिंद, शुक्रिया।